ठीक, तो हम लोग आज क्लास में चंद्रमा देखेंगे, चंद्रमा की कलाएँ देखेंगे, और उसके बाद चंद्रमा की कुछ स्थितियाँ देखेंगे कि कब उसको रेड मून कहते हैं, कब ब्लू मून कहते हैं, कब सुपर मून कहते हैं, कब न्यू मून कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज के टॉपिक। तो कल मून के बारे में क्या क्या चीज़ें हुई हैं कि ये इस तरीके से ये होता है सूर्य, है ना। सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है पृथ्वी, और पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है चंद्रमा। ठीक, आप देखिए, आप चंद्रमा की स्थिति देखिए। अभी चंद्रमा की स्थिति ऐसे है, यानी कि जो सूर्य से जो किरणें आ रही हैं वो देखिए चंद्रमा पर भी पड़ रही हैं, पड़ रही कि नहीं पड़ रही है ना, चंद्रमा पर पड़ रही हैं। तो चंद्रमा के ये वाला जो हेलो ठीक है। तो ये देखिए सूर्य की जो किरण है वो आकर के चंद्रमा पर पड़ रही नहीं पड़ रही, और जो चंद्रमा पर पड़ रही है चंद्रमा का ये वाला जो हिस्सा है इससे सूर्य की किरणें पड़ करके और रिफ्लेक्ट होंगी, और रिफ्लेक्ट होंगी तो यहाँ पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, तो हमें क्या ये वाला हिस्सा दिख रहा है, चंद्रमा नहीं दिख रहा, दिखने लगा ना। वहीं अगर घूम करके चंद्रमा यहाँ पर आ जाए तो सूर्य की किरणें कहाँ पड़ेंगी, यहाँ पर पड़ेंगी, इस वाले फिर पे तो पड़ेगी नहीं। तो यानी कि जो हम यहाँ पर खड़े हुए हैं हमें अब चंद्रमा दिखेगा कि नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा भाई। चंद्रमा तो तभी दिखेगा ना सूर्य की किरण पड़ करके रिफ्लेक्ट होगी, और सूर्य की किरण यहाँ पर पड़ के ये वाला रिफ्लेक्शन हो जा रहा है इस वाले हिस्से में, यहाँ के इस वाले हिस्से में तो सूर्य की किरण पड़ी नहीं रही है ना। और जब नहीं पड़ रही है तो हमें चंद्रमा दिखेगा, नहीं दिखेगा हमें। तो जब अभी चंद्रमा घूम करके इस स्थिति पे आएगा, भाई चंद्रमा तो पृथ्वी चारों तरफ घूम ही रहा है ना। तो जब भी चंद्रमा यहाँ पर आएगा तो हमको चंद्रमा नहीं दिखाई देगा, और जब चंद्रमा यहाँ पर आएगा तो हमको चंद्रमा पूरी तरीके से दिखाई देगा। तो चंद्रमा का यहाँ इस तरीके, चंद्रमा तो इस तरीके से रोटेट कर रहा है ना पृथ्वी के चारों तरफ। ये क्या है, यही है चंद्रमा का एक तरीके से पूरा का पूरा घूर्णन, है ना चंद्रमा। और इसी को हम कहते हैं जब जैसे जैसे चंद्रमा की जो लोकेशन है वो चेंज होती जाएगी, इसकी स्थिति चेंज होती जाएगी, उसी को हम कहते हैं चंद्रमा की कलाएं। यही क्या है, चंद्रमा की कलाएं। तो देखिए अब एक चीज इधर देखो, जब चंद्रमा यहाँ पर है तो ये चंद्रमा का ये वाला पूरा हिस्सा हमें दिख रहा है, यानी कि जब क्या हो जाएगा सूर्य की किरण इस तरीके से बिल्कुल पड़े पृथ्वी के बिल्कुल सामने आ जाएगा चंद्रमा, तो उस समय पूरी अच्छी तरीके से ये हिस्सा दिखाई देगा। चंद्रमा ज्यादा ब्राइट दिखाई देगा, ज्यादा चमकदार, और जब ज्यादा चमकदार दिखाई देगा तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, पूर्णिमा, है ना। और उसके बाद चंद्रमा ये घूमते 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 यहाँ पर आ जाएगा, और इधर पर बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे आ जाएगा सामने कि सूर्य की किरण यहाँ इतने हिस्से पर पड़ेगी केवल, और ये हिस्से पर सूर्य की किरण नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर चंद्रमा हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, और जब बिल्कुल नहीं दिखाई देगा तो क्या हो जाएगा ये, तो अमावस्या को चंद्रमा हमें नहीं दिखाई देता। रातें कैसी होंगी, काली रातें होंगी, और पूर्णिमा को ब्राइट होंगी रातें। ठीक, तो ये चंद्रमा का इधर से इधर तक आना और फिर यहाँ से यहाँ तक आने में चंद्रमा को कुछ ना कुछ समय लगेगा। इसी इतने हिस्से को हम कह देते हैं कृष्ण पक्ष। यही क्या है, कृष्ण पक्ष, क्योंकि अब चंद्रमा यहाँ पर बिल्कुल ब्राइट है ना, अब ब्राइट से चंद्रमा कहाँ की ओर जा रहा है, डार्क की ओर जा रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कृष्ण पक्ष। और जब चंद्रमा अमावस्या से पूर्णिमा की हो जाएगी, यानी लगातार चंद्रमा बढ़ता चला जा रहा है, चंद्रमा क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है, तो इसको हम कहेंगे शुक्ल पक्ष। तो चंद्रमा को यहाँ से यहाँ तक 14 दिन लगेंगे, और यहाँ से यहाँ तक आने में 14 दिन लगेंगे, नहीं लगेंगे। ठीक, तो अब देखिए पूर्णिमा, पूर्णिमा के बाद प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, है ना। और ये यहाँ पर आ जाएगा बीचों बीच चंद्रमा, सप्तमी को बीचों बीच आ जाएगा, अष्टमी, नवमी, है ना, दसवीं, एकादशी, है ना, एकादशी आती है ना, तो हर महीने में 2 बार एकादशी आएंगी,
जब चंद्रमा एक होगी कृष्ण पक्ष की एकादशी और एक होगी शुक्ल पक्ष की एकादशी, तो ये चंद्रमा है एकादशी, द्वादश, त्रयोदशी और फिर ये आ जाएगा अमावस्या, मतलब चतुर्दशी होगा और अमावस्या है, हाँ वही 14 होगा और फिर अमावस्या, वही बता रहे 14 दिन ये लगे ना, यहाँ से यहाँ तक 14 दिन, चौदह से चतुर्दशी से बोलते हैं और फिर अमावस्या 15वें दिन अमावस्या हो गई और फिर उसके बाद प्रथमा द्वितीय तृतीय करते 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 ये हो जाएगी एकादशी, है ना, और फिर वो द्वादश त्रयोदशी और चतुर्दशी और फिर क्या हो जाएगी पूर्णिमा, यानी कि एक दिन तो देखिए पूर्णिमा का हो गया, एक दिन अमावस्या का हो गया और 14 दिन ये और 14 दिन ये, ठीक है। तो इस तरीके से चंद्रमा की क्या है कलाएं घट बढ़ रही हैं भाई। यहाँ पर चंद्रमा बिल्कुल फुल दिखाई देगा हमें, फुल मून, मतलब कि देखिए जिस दिन चंद्रमा पूरी तरीके से ब्राइट दिखाई देगा, पूरा उजाला दिखाई देगा चंद्रमा, तो काफी बड़ा हिस्सा दिखाई देगा ना, क्योंकि देखिए सूर्य की किरण एक बड़े हिस्से से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, तो हमें चंद्रमा का क्या है एक बड़ा हिस्सा, पूरा पूरा आधा चंद्रमा दिखाई दे रहा है, आधा फेज, तो हम देखते हैं कि रात में चंद्रमा पूरा फुल दिखाई देगा गोल गोल, ठीक है ना। इसी को यही है पूर्णिमा और इसी को हम कहते हैं फुल मून, क्या बोलते हैं फुल मून। अब ये फुल मून से धीरे धीरे घटता चला जा रहा है ना, और अमावस्या के दिन चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, इसको हम क्या बोलते हैं इस कंडीशन को न्यू मून। तो अमावस्या को हम क्या बोलते हैं न्यू मून और पूर्णिमा को क्या बोलते हैं फुल मून। अब ये न्यू मून के बाद चंद्रमा फिर दिखाई देना चालू करेगा, बढ़ना चालू करेगा, बढ़ना चालू करेगा, कलाएं बढ़ रही है ना इसकी, बढ़ना चालू करेगा और यहाँ तक अमावस्या तक आते हैं, वो पूर्णिमा तक आते आते फिर पूरा दिखाई देने लगेगा, ठीक। तो इस तरीके से चंद्रमा क्या होगा पृथ्वी की चारों तरफ घूम रहा है, जब भी वो सूर्य के सामने इस तरीके से आएगा देखना बंद कर देगा, और जब एग्जैक्ट इनकी जो स्थिति है बिल्कुल एक सीधी रेखा पर आ जाएगी, वहीं पर हम कहते हैं चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण पड़ेगा। अभी आगे हम लोग बात करेंगे चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण कैसे पड़ेगा, ठीक है। तो ये जब तीनों एक सीधी रेखा पर आ जाएंगे बिल्कुल कि सूर्य का प्रकाश आ ही नहीं पाएगा चंद्रमा से होने क्रॉस हो करके, तो वहाँ पर हम देखते हैं कैसे चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण पड़ेगा। ओके, तो थोड़ा सा पहले हम लोग कल की जो बातें हैं वो अपडेट कर लेते हैं। कल कहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था? चंद्र को अपनी कक्षा में बने रहने के लिए प्रत्येक क्षण गति में परिवर्तन करते रहना पड़ता है। हाँ, आप भू पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक। ओके, तो कल हम लोग अपभू और उपभू पढ़ रहे थे। क्या है अपभू, क्या है अपभू? है अपभू और उपभू क्या है? अपभू में जब पास हो सबसे ज्यादा, ठीक है ना। इनके क्या है जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी, तो कहाँ कैसे कोई कहाँ बैठी हो, तो आगे आ जाओ, यहाँ आ जाओ, और क्या इसके साथ बैठो आगे। काटता है क्या? शायद काटता हो, ठीक है ना। तो हम लोग कल बात कर रहे थे अपभू और उपभू की, यानी कि ये है पृथ्वी और चंद्रमा क्या कर रहा है, एक दीर्घ वृत्ताकार पथ पे इसकी परिक्रमा कर रहा है, और जब चंद्रमा और पृथ्वी के सूर्य की दूरी एक समय फिर सबसे ज्यादा होगी और एक समय होगी कि इनके बीच की दूरी सबसे कम होगी, ठीक है। जब सबसे ज्यादा दूरी होगी तो कितनी होगी दूरी, 4.05 लाख किलोमीटर, और सबसे कम होगी तो 3.96 लाख किलोमीटर, ठीक। ये वाली कंडीशन अपभू और ये कंडीशन, ठीक है। वैसे ही अपसौर और उपसौर, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे ज्यादा होगी अपसौर और सबसे कम होगी उपसौर। पैराग्राफ चेंज कर, इसी के आगे लिखे पैराग्राफ चेंज करके, कल हमने कर लिया था। देखो उपभू की अवस्था में, उपभू क्या होता है पेरिजी और अपभू अपोजी। सीधे पैराग्राफ चेंज करके इसी के साथ, इसी के नीचे कल डायग्राम बनाया था ना आपने उपभू अपभू वाला, जिस बल के उपभू की अवस्था में, उपभू की अवस्था में चंद्रमा के परिक्रमण की गति सर्वाधिक होती है। उपभू की अवस्था में चंद्रमा के परिक्रमण की गति सर्वाधिक होती है। चंद्रमा के परिक्रमण की गति
सर्वाधिक होती है। फिर पैराग्राफ चेंज करिए। देखो, चंद्रमा का ऊपरी सतह, चंद्रमा का ऊपरी सतह क्रस्ट कहलाता है। चंद्रमा का ऊपरी सतह क्रस्ट कहलाता है, जो सॉलिड है। चंद्रमा का ऊपरी सतह क्रस्ट कहलाता है, जो सॉलिड है। परंतु आंतरिक भागों की ओर जाने पर, परंतु आंतरिक भागों की ओर जाने पर मैग्मा की मौजूदगी है। परंतु आंतरिक भागों की ओर जाने पर मैग्मा की मौजूदगी है, जो अर्धद्रव अवस्था में है। मैग्मा की मौजूदगी है, जो अर्धद्रव अवस्था में है, जो अर्धद्रव अवस्था में है। तो लगा लिखिए, समय समय पर यही मैग्मा, समय समय पर यही मैग्मा बाहर निकल रहा होता है। समय समय पर यही मैग्मा बाहर निकल रहा होता है, जिसे समय यही मैग्मा बाहर निकल रहा होता है, जिससे ऊपरी सतह पर उच्चवचीय भिन्नता पाई जाती है। जिससे ऊपरी सतह पर उच्चवचीय भिन्नता, कहीं कहीं ऊपर कहीं नीचा, है ना, ये समय समय पर उच्चवचीय भिन्नता पाई जाती है। लिखिए, चंद्रमा पर दिखने वाला प्रत्येक काला धब्बा जिससे उच्चवचीय भिन्नता पाई जाती है, यानी कि कहीं ऊंचा है सतह, कहीं निचली है सतह चंद्रमा की। ठीक है, फुल स्टॉप। चंद्रमा पर दिखने वाला प्रत्येक काला धब्बा गर्त की ओर, गर्त मतलब गड्ढा, गर्त की ओर इशारा करता है। चंद्रमा पर दिखने वाला प्रत्येक काला धब्बा गर्त की ओर इशारा करता है, जबकि प्रत्येक सफेद भाग चंद्रमा के सतह पर उपस्थित, जबकि प्रत्येक सफेद भाग चंद्रमा की सतह पर उपस्थित उभरे हुए भाग या पर्वत की ओर इशारा करता है। प्रत्येक गहरा भाग गर्त की ओर, गड्ढे की ओर इशारा करता है, जबकि प्रत्येक सफेद भाग है वो उभरे हुए भाग या फिर पर्वत की ओर इशारा करता है। हाँ, ऐसा नहीं कि चंद्रमा पर पर्वत नहीं है, चंद्रमा पर भी पर्वत है। ठीक है ना। तो जो वाइट सफेद कलर का हिस्सा दिख रहा है वो क्या है, वो उभरा हुआ भाग है, और जो गहरा है, हंसी आ रही है तुमको, वो तुम्हारे पीछे, बिल्कुल, हाँ तुम्हें क्या हंसी आ रही है। अब दोनों लोगों, तुम उठ के इधर उठ, हाँ तुम्हें क्यों कह रहा हूँ, इधर उठ के बैठे बैठे मुस्कुरा रहा है, यहाँ बैठे इसका आशीष के बगल में। ठीक है ना। तो प्रत्येक जो काला हिस्सा है वो क्या है, वो एक गर्त के रूप में है, और प्रत्येक जो उठा हुआ हिस्सा है वो पर्वत के रूप में। ऐसे ही पृथ्वी पर भी उच्चवचीय स्थितियां मौजूद हैं। भाई पृथ्वी पहले क्या थी, पृथ्वी पहले बिल्कुल कहा जाता था कि बिल्कुल आग का गोला जैसी थी, और बाद में क्या हुई, जब ठंडी हुई तो उसकी सतह पर जगह जगह क्या हो गई, उसमें भी उच्चवचीय दशाएं आ गई, यानी कुछ हिस्सा दब गया, है ना, गर्त बन गए, और कुछ हिस्सा उठ गया। तो जो उठ गया हिस्सा वो पर्वत है, और जो दब गया हिस्सा वही समुद्र बन गए। क्योंकि भाई उसके बाद में क्या हुई, हजारों सालों तक लगातार बारिश होती रही, और लगातार बारिश होती रही तो गड्ढे भर गए। चंद्रमा पर भी ऐसा ही हो, लगातार बारिश होने लगे तो वो जो गड्ढे हैं वो क्या बन जाए, वो समुद्र बन जाए। ठीक है, क्या चीज कैसे नहीं है सतह, हाँ तो वही मैंने दो ही कलर तो बताए भाई, और भी कुछ हो सकता है क्या,
सतह या तो पिचकी होगी या तो सतह उभरी होगी। भाई जहां जहां पर जो हमें धब्बे दिख रहे हैं, जो हम कहते हैं कि चांद में भी दाग है ना, यानी को जगह गड्ढे हैं चांद में, वो एक्चुअली क्या है भाई, वो एक्चुअली गड्ढे हैं भाई। जो हमें काले काले धब्बे दिख रहे हैं वो एक्चुअली में क्या है, वो सतह वहां पर अभी सतह है जैसे चंद्रमा की, तो जो हमें काला हिस्सा दिख रहा है वो क्या है, वो एक्चुअली में वो गड्ढा है। वो एक्चुअली भाई सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है ना, तो सूर्य का प्रकाश ऐसे निकल गया, जो गड्ढा है आप एज्यूम करिए ना खुद कि जो गहरा हिस्सा होगा उसमें वो कैसे दिखाई देगा हमें, वो डार्क दिखाई देगा, स्वाभाविक सी बात है। और जो उठा हुआ हिस्सा है वो क्या है, उसमें चूंकि सूर्य का प्रकाश पड़ के वहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है, और जब सूर्य का प्रकाश रिफ्लेक्ट होगा तो हमें व्हाइट दिखाई देगा। एज्यूम करिए आप खुद ना, है ना भाई। अगर मान लीजिए जमीन में आप खुद आप टॉर्च वॉर्च लगाइए, जो गहरा चीज होगा वहां पर सूर्य का उसका जो टॉर्च की रोशनी है तो ऐसे ऊपर से निकल जाएगी ना, नीचे वो आपको ब्लैक कलर का दिखाई दे लगेगा, और जो ऊंचा हिस्सा होगा वहां पर प्रकाश पड़ेगा सीधी, तो वो आपको दिखाई देगा क्लियर। ठीक, तो ऐसे वैज्ञानिकों ने जो अनुमान लगाया कि आखिरकार इसकी सतह कैसी है, तो जो गहरे गहरे गड्ढे दिखे जिसे कहा गया क्रेटर्स, तो एक्चुअली तो अभी हमने मान लिया कि इसकी भी जो सतह है वो पृथ्वी की सतह जैसी है, चंद्रमा की सतह भी, जैसे पृथ्वी की सतह पर कहीं गड्ढे हैं कहीं पर्वत है, उसी तरह से उसमें भी कहीं गड्ढे हैं कहीं पर्वत है। ठीक है तो ओके लिखिए, चंद्रमा पर मौजूद सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, चंद्रमा पर मौजूद सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला मॉन्टेस रूक्स, मॉन्टेस MONTES, मॉन्टेस रूक्स ROOKS, मॉन्टेस रूक्स, मॉन्टेस रूक्स है, ब्रैकेट में लिखा है 750 किलोमीटर, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला मॉन्टेस रूक्स 750 किलोमीटर है। MONTES ROOKS, मॉन्टेस रूक्स 750 किलोमीटर है। जबकि सबसे ऊंचा पर्वत, जबकि सबसे ऊंची पर्वत चोटी, जबकि सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट ह्यूगेंस HUGENS, जबकि सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट ह्यूगेंस HUGENS, ठीक है। ब्रैकेट लिखना 4.7 किलोमीटर, 4.7 किलोमीटर इसकी हाइट है। हमारा माउंट एवरेस्ट से लगभग आधा है ना, माउंट ह्यूगेंस, ठीक है। तो वो हो गया, ये हो गया, सबसे लंबी भी देख लिया हमने, सबसे ऊंची भी होगी। अब लिखिए चंद्रमा की कलाएं, चंद्रमा की कलाएं, माउंट ह्यूगेंस, ठीक। बस चंद्रमा की कलाओं में हमें चंद्रमा की कला ऐसे बना लेंगे। ये है माउंट ह्यूगेंस, इसमें मैंने लिखा है किलोमीटर, माउंट ह्यूगेंस 4.7 किलोमीटर इसकी हाइट है, हाइट। चंद्रमा की कला है। जब भी कभी पंडित जी कोई डेट और विचारेंगे तो हमेशा ये बताएंगे शुक्ल पक्ष की तृतीया या फिर कृष्ण पक्ष की तृतीया, दो ही पक्ष तो होते हैं, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष। तो चंद्रमा की कलाओं में बस ऐसे ही बना लीजिए, या तो बना लीजिए ये सन बना दीजिए, और ये चंद्रमा बना दीजिए। इस समय क्योंकि सूर्य की किरण जो इसमें पड़ रही है, यही इसका केवल रिफ्लेक्ट करके यहाँ जरा फेंक देगा, यहाँ पर हमको चंद्रमा राग दिखाई दे रहा है। इसको देखो यहाँ पर अमावस्या, इसमें
ये सूर्य की किरण तो आप पढ़ रही है यहाँ पर। ये हम लोग का पूरा दिखाई दे रहा है, विजुअल हो रहा है, विजुअल हो रहा है ना, रिफ्लेक्ट होगी यहाँ से। मैंने आपको कल बताया था कि हमें कोई भी चीज़ तभी दिखाई देती है जब वहाँ से प्रकाश रिफ्लेक्ट हो। भाई कल उसकी बात की थी ना हम लोग ब्लैक होल की। तो ब्लैक होल क्यों है ब्लैक होल? क्योंकि वो प्रकाश को भी नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए वो ब्लैक होल है। ये क्या होगी? पूर्णिमा। ठीक, ये वाली जो स्थिति है, इस वाले पक्ष को, ये वाला जो पक्ष है, इस पक्ष को हम लिखेंगे कृष्ण पक्ष। ठीक है, और ये वाला जो पक्ष है इसको हम लिखेंगे शुक्ल पक्ष। ध्यान देना, शुक्ल पक्ष कब होता है? जब अमावस्या से पूर्णिमा की ओर चंद्रमा हो रहा है। ठीक है, और पूर्णिमा से अमावस्या की ओर कृष्ण पक्ष। ये हो जाएगी कृष्ण पक्ष की लगभग सप्तमी या अष्टमी की डेट होगी। सप्तमी अष्टमी, ये हो जाएगी शुक्ल पक्ष की सप्तमी अष्टमी। तो डेली चंद्रमा डेली अपनी कलाएं बदलता है, डेली उसका कुछ ना कुछ शेप साइज चेंज होता रहता है। पूर्णिमा को ही लिख लो फुल मून, अमावस्या को लिख लो न्यू मून। पूर्णिमा होगी और उस दिन से चंद्रमा जो है पृथ्वी से थोड़ा ऊपर होगी तो प्रकाश जा पाएगा उसमें पड़ते हुए। मतलब कैसे कैसे? जब जब पूर्णिमा होगी तो क्या होगा? अभी बीच में पृथ्वी के थोड़ी सा प्रकाश आ रही ये देखिए है ना, जब चंद्रमा ऐसे होगा, ये है सूर्य, ये है पृथ्वी, ये है चंद्रमा। ठीक, जब ये वाली कंडीशन होगी सन अर्थ एंड मून, तो जो इसका जो प्रकाश है वो ऐसे आएगा और चंद्रमा पर पड़ेगा। चंद्रमा पर पड़ेगा तो क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। ये रिफ्लेक्ट हुआ और रिफ्लेक्ट होकर कहाँ आ गया? अर्थ पर आ गया। तो हमको ये दिखाई दे रहा है ये वाला हिस्सा पूरा। ये नहीं कहना सर, प्रकाश पहुंच ही नहीं पाएगा ना जब ये जो पृथ्वी मैं देखो ये यहाँ पर बन है गया है एग्जैक्ट एक सीधी रेखा पर। मैंने ये देखा एक सीधी रेखा पर हो गया। समझो, जब अगर ये बिल्कुल एक सीधी रेखा पर तीनों आ जाएंगे तो यहाँ पर तब फिर सूर्य का जो प्रकाश है पहुंच नहीं पाएगा चंद्रमा तक। ध्यान देना, अब ये एक सीधी रेखा नहीं है। ये कहा जा रहा है कि सन ऐसे, अर्थ ऐसे, चंद्रमा ऐसे, लेकिन ये एक सीधी रेखा पर नहीं है। समझ रहे हो ना? घूमने की कंडीशन में भाई ये सब ऐसे घूम रहे हैं ना, इस तरीके से घूम रहे हैं। भाई पृथ्वी है, चंद्रमा है, लेकिन जब घूमते घूमते कभी कभी कंडीशन आती है कि बिल्कुल एक सीधी रेखा पर आ जाते हैं, तो फिर सूर्य की जो किरणें हैं वो बिल्कुल पृथ्वी से अवरुद्ध हो जाती हैं, रुक जाती हैं। अभी मान लीजिए चंद्रमा क्या है, ऊपर है नीचे है, तो सूर्य की जो प्रकाश है वो ऐसे निकल करके इस तरीके से चंद्रमा पर पड़ गई। लेकिन जब ये क्या हो जाएगी, बिल्कुल ये अर्थ के बिल्कुल एग्जैक्ट अर्थ के बिल्कुल सामने इस तरीके से आ जाएगा, तो चंद्रमा पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ पाएंगी। ठीक है ना? तो ये अभी एक जस्ट एक सीधी रेखा पर नहीं है, बनाने की उसमें है ये एक सीधी रेखा को दिख रहा है। ये अभी एक सीधी, अब मैं यहाँ पर 3D डायग्राम नहीं बना सकता ना, तो ये सोचिए कि ये अभी एक सीधी रेखा पर नहीं है। सीधी रेखा पर आने में तो चंद्रग्रहण और सूर्य ग्रहण की कंडीशन आ जाती है। ऊपर नीचे है। हाँ, अभी ये थोड़ा सा ऊपर नीचे है। ये है कि ये इस समय चंद्रमा पृथ्वी के इस तरफ है, इतना आप समझिए। अब ये ऊपर नीचे, ये ऐसे पृथ्वी है, इस तरह चंद्रमा है। ठीक, और सूर्य का प्रकाश ऐसे आगे चंद्रमा पड़ जा रहा है। लेकिन जब बिल्कुल एक सीधी रेखा पर आ जाएंगे तीनों, तो स्वाभाविक सी बात है कि पृथ्वी पूरा का पूरा प्रकाश को क्या कर लेगी, छोड़ लेगी, बिल्कुल जाने नहीं देगी चंद्रमा तक। ठीक, और इसी तरीके से जब चंद्रमा ऐसे बिल्कुल एक सीधी रेखा पर आ जाए, चंद्रमा, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, तो पूरा का पूरा जब सूर्य का प्रकाश है चंद्रमा पर पड़ जाएगा, पृथ्वी तक पड़ ही ना पाएगा। पृथ्वी पर क्या पड़ने लगेगी, चंद्रमा की परछाई पड़ने लगेगी, शैडो बनने लगेगा। ठीक है, अभी उसके आगे बात करेंगे सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण की बात करें कैसे शैडो बनेगा। और वही जो परछाई बनने लगती है उसी को हम लोग कहने लगते हैं कि चंद्र ग्रहण, जब चंद्रमा की परछाई पृथ्वी पर पड़ने लगती है। ठीक है, ओके, ठीक है, ये कलाएं हो गई। अच्छा, ये वाली जो कंडीशन होती है शुक्ल पक्ष वाली, इसको इंग्लिश में बोलता है वैनिंग, वैनिंग कंडीशन, WANNING। जो शुक्ल पक्ष है इसको बोलते हैं वैनिंग, WANNING, वैनिंग, WANNING। कृष्ण पक्ष क्या कहते हैं, वैनिंग कंडीशन।
और शुक्ल पक्ष को कहते हैं, ये हो गई वैनिंग स्टेज, उसको कहते हैं वैक्सिंग स्टेज। शुक्ल पक्ष को वैक्सिंग, WAXING, वैक्सिंग स्टेज। कृष्ण पक्ष है वैनिंग स्टेज, WANNING, वैनिंग स्टेज है कृष्ण पक्ष। शुक्ल बोल दिया जो कृष्ण पक्ष है वो है वैनिंग स्टेज। अरे आप सुन लोगे ना, जो कृष्ण पक्ष है वो है वैनिंग स्टेज, WANNING, और जो शुक्ल पक्ष है वो है वैक्सिंग स्टेज, WAXING। तो वैक्सिंग स्टेज शुक्ल पक्ष, वैनिंग स्टेज कृष्ण पक्ष, ये याद हो गया। अब एक है डालो माइक्रोमून। अब ये मून की कंडीशंस है ना, है डालिए माइक्रोमून, MICRO मून, माइक्रोमून। पहला पॉइंट लिखिए, यह पूर्णिमा की अवस्था है। माइक्रोमून यह पूर्णिमा की अवस्था है। दूसरा पॉइंट, यह अपभू की अवस्था है। पहला यह पूर्णिमा की अवस्था है, दूसरा यह अपभू की अवस्था है। तीसरा पॉइंट लिखिए, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी 4 लाख किलोमीटर से अधिक होना चाहिए। माइक्रोमून के लिए कंडीशन है सारी, पूर्णिमा होनी चाहिए, अपभू की अवस्था होनी चाहिए, और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी 4 लाख किलोमीटर से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, तो इस अवस्था में चंद्रमा सबसे छोटा दिखाई देता है। इस अवस्था में चंद्रमा सबसे छोटा दिखाई देता है। माइक्रोमून की कंडीशन में चंद्रमा क्या होगा, सबसे छोटा दिखाई देगा। अब लिखो सुपरमून, SUPR, सुपरमून। सुपरमून देखो, पहला पॉइंट, यह पूर्णिमा की अवस्था है। हाँ, ये पूर्णिमा की अवस्था है। दूसरा पॉइंट, यह उपभू की अवस्था है। वो अपभू की अवस्था था, ये है, यह उपभू की अवस्था है। क्या चीज? हाँ, अरे भैया एक बार बताओ, जब ये पृथ्वी घूम, अभी मैंने ये चित्र बनाया है ना, तो इस तरह है ना, पृथ्वी कभी यहाँ भी तो आएगी, ना आएगी पृथ्वी, और जब पृथ्वी यहाँ आएगी तब भी तो चंद्रमा या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। भाई अभी इस तरह में तो आपको दिख रहा है कि सर जब पूर्णिमा यहाँ होगी, समझे, जब पूर्णिमा मतलब जब पूर्णिमा यहाँ होगी तो चंद्रमा क्या है, दूर है। लेकिन जब यहाँ कभी पृथ्वी पर होगी तब भी तो चंद्रमा यहाँ पर होगा, उस समय चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी कम होगी। नहीं ना समझ में आ रही? भाई ये सन है, ये अर्थ है, और ये चंद्रमा है। तो ये क्या है, ये यहाँ से चंद्रमा, भाई चंद्रमा यहाँ पर है तो इसकी ये क्या है, उपभू की कंडीशन है। और चंद्रमा यहाँ जब होगा, मान लीजिए, तो यहाँ पर बीच की दूरी ज़्यादा है, ये हो जाएगी अपभू की कंडीशन। ठीक, तो अब मान लीजिए चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या है, कम है, और सूर्य का प्रकाश सेम वैसे ही। ये पूर्णिमा हो गया कि नहीं हो गया, और उपभू हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है ना। तो सुपरमून में यह पूर्णिमा की अवस्था है। दूसरा पॉइंट, यह उपभू की अवस्था है। थर्ड पॉइंट लिखे, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी 3.60 लाख किलोमीटर से कम होनी चाहिए। 60 लाख किलोमीटर से कम होनी चाहिए। भाई उपभू मतलब चंद्रमा और जब पृथ्वी के बीच की दूरी कम होगी ना, तभी तो होगी अपभू। बनाइए और बनाइए, सुनो, सूर्य है, चंद्रमा है। चंद्रमा पहली कंडीशन क्या थी कि पृथ्वी और सूर्य के जो पृथ्वी और चंद्रमा के जो बीच की दूरी है
वो कम से कम 4 लाख किलोमीटर से अधिक ही होना चाहिए, अधिक ही होना चाहिए, अधिक। भैया जितना दूरी अधिक होगी उतना तो चंद्रमा पृथ्वी से छोटा दिखाई देगा, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, माइक्रो मून, छोटा मून, और सुपर मून मतलब बड़ा मून। और बड़ा मून कब दिखाई देगा, जब बीच की दूरी 3.60 लाख से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। भाई उपभू तो कंडीशन मैंने बता दिया था कि उपभू की कंडीशन में बीच की दूरी होती है 3.96, लेकिन ये कह रहा है कि कभी कभी चंद्रमा और भी नजदीक आ सकता है ना, और नजदीक जब हो जाए जब 3.60 से भी कम हो जाए तभी तो सुपर मून है। तो ऐसे हर साल थोड़ा सुपर मून में जाएगा, मतलब कभी कभी सब क्या है, क्रिटिकल कंडीशन है। तो जब कभी चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी 3.60 से भी कम हो जाए लाख किलोमीटर से, तो ऐसी कंडीशन में चंद्रमा है वो और ज़्यादा बड़ा दिखाई देगा, ऐसे नॉर्मल के कंपैरिजन में और ज़्यादा बड़ा दिखाई देगा। तो हम क्या कहते हैं उसको, सुपर मून, ठीक है ना। देखिए इस अवस्था में चंद्रमा का आकार, इस अवस्था में चंद्रमा का आकार सबसे बड़ा दिखाई देता है। इस अवस्था में चंद्रमा का आकार सबसे बड़ा दिखाई देता है, और यह माइक्रो मून की तुलना में, और यह माइक्रो मून की तुलना में 14% अधिक बड़ा दिखाई देता है, और यह माइक्रो मून की तुलना में 14% अधिक बड़ा होता है, और यह माइक्रो मून की तुलना में 14% अधिक बड़ा होता है, एवं 30% अधिक, एवं 30% अधिक प्रकाश देता है, एवं 30% अधिक प्रकाश देता है। ये वृत्ताकार कक्षा है ना, तो ये क्या है, इसका ये वृत्ताकार कक्षा है। ये तो निश्चित है कि एक बार वो बहुत दूर होगा, एक बार बहुत नजदीक होगा, लेकिन कभी कभी चंद्रमा इस तरीके, चंद्रमा इस तरीके से करेगा, इस तरीके से कर रहा है, कभी कभी घूमते घूमते नजदीक आ गया, ज्यादा नजदीक आ गया, तो ये क्या हो जाएगी, सुपर मून कंडीशन हो जाएगी, ठीक है ना। यानी कि अगर ये 3.96 किलोमीटर इसकी सबसे कम दूरी तो है नॉर्मल में, लेकिन कभी कभी ये सम टाइम कभी ये कंडीशन घटेगी कि जब ये इससे भी नज़दीक आ जाएगा चंद्रमा, एक निश्चित कक्षा पे कहाँ रहेगा इसकी, एक निश्चित कक्षा नहीं रहेगा इसकी, है ना। यानी तभी तो ये नज़दीक आ जा रहा है। नॉर्मल में तो 3.96 तक आएगा, लेकिन कभी कभी इससे भी कम आ जाएगा, 3.60 से भी कम आ जाएगा, तो हम सुपर मून कह देंगे, ओके। और माइक्रोवेव में इसने क्या बोला, 4 लाख किलोमीटर से अधिक होना चाहिए, तो हो सकता है कभी कभी ये इस तरह दूर से भी निकल जाएगा, तो और ज़्यादा दूर तो फिर बहुत छोटा हमें दिखाई देगा, तो माइक्रो मून हो गया, ठीक है। अब लिखे ब्लू मून, ब्लू मून, ठीक है। अब ब्लू मून क्या है, ब्लू मून में मून का कलर कैसा दिखाई देता है, नीला कभी देखे हो नीले कलर का मून, नीले कलर का मून केवल उसको पोस्टरों में देखोगे, ब्रांडों के ब्रांड्स जो होते हैं वो अपने पोस्टर में लगाते हैं, बढ़िया ब्लू मून, है ना। तो बस वो एक इमेजिनेशन है, ब्लू मून, ब्लू मून ब्लू कलर मून होता नहीं है। जब एक ग्रेगोरियन कैलेंडर में एक माह में जब 2 पूर्णिमा हो जाए, जब एक महीने में क्या हो जाए 2 पूर्णिमा हो जाए, तो जो दूसरी वाली पूर्णिमा है उसमें जो चांद होता है उस दिन का चांद, उसको हम कहते हैं ब्लू मून, ठीक है ना। वैसे तो हर महीने में एक ही पूर्णिमा होती है ना, लेकिन कभी अगर क्या हो जाए एक महीने में 2 पूर्णिमा आ जाए, एक ग्रेगोरियन कैलेंडर के एक माह में 2 पूर्णिमा आ जाए, तो जो दूसरी पूर्णिमा है उसको क्या कह देते हैं, ब्लू मून। देख लो ब्लू मून, और क्या, जो अमावस्या भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, ठीक है। लिखो, जब एक ग्रेगोरियन माह में, ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज कर रहे हैं ना, तो फिर मान लिया, जब एक ग्रेगोरियन माह में 2 पूर्णिमा हो, तो
एक ग्रेगोरियन माह में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा को ब्लू मून कहते हैं। तो दूसरी पूर्णिमा को ब्लू मून कहते हैं, ठीक है। इनको ऑरेंज मून ठीक है, ऑरेंज मून। देखो, जब पूर्णिमा की अवस्था में, जब पूर्णिमा की जब रात है, उस दिन की बात चल रही है, जब पूर्णिमा की अवस्था में चंद्र का उदय हो रहा हो, जब पूर्णिमा की अवस्था में चंद्र का उदय हो रहा हो, तो वायुमंडल में मौजूद धूल कणों के कारण वायुमंडल में मौजूद धूल कणों के कारण प्रकीर्णन की घटना हो रही हो। चंद्र का उदय हो रहा हो और वायुमंडल में मौजूद धूल कणों के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा हो, और इस प्रकीर्णन से चंद्रमा नारंगी दिखाई दे, तो चंद्रमा नारंगी दिखाई दे, तो न लिखो, पहले ऐसे लिखो, चंद्रमा नारंगी दिखाई दे, फुल स्टॉप लगा के। इस अवस्था में जब धूल कण की मात्रा अधिक हो जाती है, इस अवस्था में जब धूल कण की मात्रा अधिक हो जाती है, तो चंद्रमा का रंग लाल हो जाता है। इन्हीं घटनाओं को ही क्रमशः ऑरेंज मून एवं ब्लड मून कहते हैं। ऊपर जहाँ तुमने ऑरेंज मून हाइड डाली थी ना, तो वहीं पे लिख लो ऑरेंज मून एवं ब्लड मून, दोनों एक साथ डेफिनेशन हो गई, ऑरेंज मून और ब्लड मून, ठीक है। ब्लड मून में रेड कलर का दिखाई देता है चंद्रमा, ठीक है। चंद्रमा का कलर थोड़ा सा अपेक्षाकृत ज्यादा रेड होता है। तो देखिए, धूल कणों की ये ऑरेंज मून और जो ब्लड मून है, ये दोनों की घटना किस पर डिपेंड कर रही है? धूल कणों पर। ये दोनों की घटना किस पर डिपेंड कर रही है? धूल कणों पर। प्रकाश का जब प्रकीर्णन हो रहा है भाई, जब चंद्रमा उदय हो रहा है, उसी समय वायुमंडल में मौजूद जो धूल कण है, वो धूल कण क्या कर रहा है? प्रकाश का प्रकीर्णन कर रहे हैं। तो उसके प्रकीर्णन से जो कलर है वो कैसा दिखाई दे रहा है? नारंगी। चंद्रमा कलर नारंगी दिखाई दे रहा है, तो क्या हो रहा है? वो हो गया ऑरेंज मून। और जब धूल कणों की मात्रा और अधिक हो तो और अधिक प्रकीर्णन होगा, ठीक है। तो उसमें चंद्रमा रेड कलर का दिखाई देने लगता है, और उसको कहते हैं ब्लड मून, है ना। रेड कलर का ज्यादा रेड दिखाई देगा तो क्या हो गया? ब्लड मून। तो ये दोनों एक ही जैसी कंडीशंस है, बिल्कुल एक ही कंडीशन है, दोनों ही पूर्णिमा की ही रात को होगा। अमोशन तो हो ही नहीं सकता ना, अमोशन को चंद्रमा ही नहीं दिखाई देता, तो फिर लाल है कि नारंगी है कैसे पता चलेगा? ठीक। तो ये जो दोनों घटनाएं हैं, ये कब हो रही हैं? पूर्णिमा को। ब्लू मून भी पूर्णिमा को हो रहा है, ऑरेंज मून भी पूर्णिमा को हो रहा है, ब्लड मून भी पूर्णिमा को हो रहा है, ठीक है। पूरा मतलब जिस दिन पूरा चंद्रमा दिखाई दे रहा है, पूरा प्रकाश का उससे रिफ्लेक्शन आ रहा है पृथ्वी पर, परावर्तन हो रहा है सूर्य के प्रकाश का, ठीक है। तो धूल कणों की मौजूद, देखो ब्लू मून में तो धूल कणों का कोई मतलब नहीं है। ब्लू मून मतलब दूसरी पूर्णिमा, एक महीने में 2 पूर्णिमा, तो दूसरी पूर्णिमा ब्लू मून। ऑरेंज मून और रेड मून मतलब ब्लड मून, है ना, ये दोनों डिपेंड करेंगे वायुमंडल में मौजूद धूल कणों पर, ठीक है। अगला देखो व्हाइट मून। व्हाइट मून लिखिए, फुल मून को ही व्हाइट मून कहते हैं। फुल मून को ही व्हाइट मून कहते हैं। और फुल मून
और फुल मून में चंद्रमा पूर्व दिशा में दिखाई देता है, और फुल मून में चंद्रमा पूर्व दिशा में दिखाई देता है। ठीक है, तो फुल मून की घटना को ही व्हाइट मून कहते हैं। चंद्रमा पूर्व दिशा में दिखाई देगा। ठीक है, यहां तक हो गया। अगला हेडिंग डालो, मॉक्सन, MOCK, मॉक्सन और सनडॉग, SUN डॉग, DOG, वही मॉक्सन, MOCK, मॉक्सन और सनडॉग, इसे बोलेंगे छद्म सूर्य। हिंदी में क्या लिखेंगे? छद्म सूर्य। हाँ, छद्म यानी आभासी, छद्म सूर्य, मॉक्सन और सनडॉग या फिर छद्म सूर्य। लिखो छद्म सूर्य की संकल्पना। छद्म नाम से समझ में आ रहा है ना, छद्म सूर्य, सूर्य नहीं है लेकिन हमें इल्यूजन हो, हमें ऐसा लगे, आभास हो कि अब सूर्य निकल आएगा, है ना, वो है सनडॉग। ठीक है, छद्म सूर्य की संकल्पना वास्तव में, छद्म सूर्य की संकल्पना वास्तव में वायुमंडलीय परिस्थिति के अनुरूप, छद्म सूर्य की संकल्पना वास्तव में वायुमंडलीय परिस्थिति के अनुरूप देखी जाती है, वास्तव में वायुमंडलीय परिस्थिति के अनुरूप देखी जाती है। फुल स्टॉप। वास्तव में उच्च अक्षांश के देशों में, वास्तव में उच्च अक्षांश के देशों में उच्च अक्षांश के देश मतलब जितना जितना आप नॉर्थ पोल या साउथ पोल के नजदीक जाते जाएंगे, है ना, तो वहां पर जो देश मौजूद है वो क्या है? उच्च अक्षांश है। ये बात समझ आई भाई। अक्षांश क्या है? अक्षांश मैंने बताया दूरियों का निर्धारण करते हैं, अक्षांश रेखा के द्वारा दूरी का निर्धारण करते हैं किसी स्थान के। अब यह है ग्लोब, ये है 0 डिग्री, ये है 23.5 साउथ, है ना। अब इससे आप जितना जितना ऊपर जाते जाएंगे, इस यहाँ पर उपस्थित देश क्या कहलाएंगे? उच्च अक्षांश परिस्थित देश। अब जैसे रशिया है तो रशिया कहाँ परिस्थित है? यहाँ पर स्थित है, 66.5 से लेकर के 75 अक्षांश के आसपास, है ना। तो वो क्या हो जाएगा? जितना आप उच्च अक्षांश पे जाएंगे उतना इनकी पहली बात तो वहाँ पर सूर्य की किरण तिरछी पड़ेगी, और सूर्य की किरण तिरछी पड़ेगी तो वहाँ पर सर्दी ज़्यादा होगी। तो अब देखिए जितने भी देश यहाँ पर स्थित है इस जगह पर 23.5 के बाद, या मैं कह दूँ 66.5 के आसपास से लेकर के 90 तक के, ये सारे जो देश है, ये 66.5 इसको मान लीजिए 66, और ये है 66। तो इस 66.5 के बाद के जो सारे देश हैं वो बिल्कुल क्या होंगे? एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन वाले होंगे, क्योंकि भैया सूर्य की जो किरणें हैं वो यहाँ पर तो हमेशा तो तिरछी रहेंगी। मैंने कल आपको बताया था कि सूर्य 23.5 से लेकर 23.5 के बीच ही में केवल अप डाउन करता रहता है, बस इस तरीके से। तो क्या हो जाएगा कि इसमें सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी पड़ेंगी, और जब हमेशा तिरछी पड़ेंगी तो ये हमेशा ठंडा होगा। तो ये जो सनडॉग वाली जो कंडीशन है हमेशा उच्च अक्षांश वाले देशों में बनेगी। ठीक, और ये कब बनेगी? हमेशा सूर्यास्त के समय। तो कहां तक थे हम लोग? वास्तव में उच्च अक्षांश के देशों में सूर्यास्त के तुरंत बाद, वास्तव में उच्च अक्षांश के देशों में सूर्यास्त के तुरंत पश्चात वायुमंडल में अगर, सूर्यास्त के तुरंत पश्चात वायुमंडल में अगर हिम के कण मौजूद होते हैं, वास्तव में उच्च अक्षांश के देशों में सूर्यास्त के तुरंत पश्चात वायुमंडल में अगर हिम के कण मौजूद होते हैं तो इन हिम के कणों पर, सूर्य की किरणें, तो इन हिम के कणों पर सूर्य की किरणें टकराकर चमकने लगती हैं। तो इन हिम के कणों पर सूर्य की किरणें टकराकर चमकने लगती हैं, और ऐसे चमकने वाले कण को ही डायमंड डस्ट, और ऐसे चमकने वाले कण को ही डायमंड डस्ट कहते हैं।
और ऐसे चमकने वाले कण को ही डायमंड डस्ट कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, डायमंड डस्ट कहते हैं, पैराग्राफ चेंज। अब ये डायमंड डस्ट है, और जहाँ पर वो इकट्ठा दिखाई देंगे बहुत सारे, वहाँ पर ऐसा लगेगा जैसे सूर्य निकल आया है, वैसा इकट्ठा मिल करके बिल्कुल चमक रहे होंगे ना, जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक साथ केंद्रित होंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, सन ऑफ मॉक्सन। और ये जब इस तरीके से जब वो गिर रहे हैं नीचे, जैसे डायमंड गिर रहे हैं, डायमंड्स की बारिश हो रही है भाई, क्योंकि सूर्य की किरणें इसी से टकरा करके रिफ्लेक्ट होगी, तो जब बर्फ से टकरा के रिफ्लेक्ट होगी तो जो बर्फ है कैसे दिखाई देगा, बिल्कुल जैसे डायमंड गिर रहा है। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, देखिए आकाश में मौजूद हिमकण अगर, आकाश में मौजूद हिमकण अगर ऊर्ध्वाधर दिशा में मौजूद होते हैं, आकाश में मौजूद हिमकण अगर ऊर्ध्वाधर दिशा में मौजूद होते हैं, तो उसे, हिमकण अगर ऊर्ध्वाधर दिशा में मौजूद होते हैं तो उसे सन पिलर कहते हैं, सन पिलर, उसे सन पिलर कहते हैं। और यदि क्षैतिज दिशा में मौजूद होते हैं, और यदि क्षैतिज दिशा में मौजूद होते हैं तो उसे पेरीहेलिक सर्किल, PERIHELIC, पेरीहेलिक सर्किल कहते हैं, पेरीहेलिक सर्किल कहते हैं। अगर ऊर्ध्वाधर दिशा में है सन पिलर, और क्षैतिज दिशा में पेरीहेलिक सर्किल, PERIHELIC सर्किल, SIRCLE, पेरीहेलिक सर्किल कहते हैं। ठीक भैया, अगर ऊर्ध्वाधर दिशा में से बर्फ है तो वहां से टकरा करके सीधे किरणें, जैसा पिलर लगा हुआ, और अगर क्षैतिज है तो ऐसा लगेगा जैसे कि पूरा सर्किल बना हुआ है। ठीक है ना, और जब ये न्यूक्लियर जब गिर रही है और उससे रिफ्लेक्ट हो गया तो ऐसा लगेगा जैसे डायमंड गिर रहा है, डायमंड डस्ट बोल देंगे। और जहाँ पर वो उसका केंद्र ज़्यादा होगा वहाँ पर एक साथ चमक करके किरणें वापस आएंगी, रिफ्लेक्ट होगा, ऐसा लगेगा सूर्य निकल आया है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, मॉक्सन, ये सन ऑफ हो गया। ठीक, ये सब क्या है, वायुमंडलीय दशाएं। और सिर्फ उच्च अक्षांश वाले देशों में क्यों हो रहा है ये, क्योंकि भैया जितने आपको उच्च अक्षांश में जाएंगे वहीं पर तो बर्फ मिलेगी। अब क्या ये कंडीशन कभी भी ये कंडीशन इक्वेटर पर हो सकती है क्या? नहीं, क्योंकि इक्वेटर पर कभी बर्फ गिरेगी क्या? नहीं गिरेगी इक्वेटर पर, क्योंकि इक्वेटर पर तो हमेशा गर्मी है। ठीक, यहाँ पर ये कंडीशन दिखाई देगी क्या? नहीं दिखाई देगी। हाँ, 23:30 के बाद थोड़ी बहुत कंडीशन दिखाई देने लग जाती है, जिस समय जेट स्ट्रीम चल रही होती है। 23:30 के नॉर्थ में ये कंडीशन थोड़ा बहुत दिखाई देने लगती है इस जगह पर, जब जेट स्ट्रीम चल रही है। तो जेट स्ट्रीम क्या है, अपने साथ बर्फ गिराती है, तो उससे हो सकता है रिफ्लेक्ट होकर के कुछ आ चीजें, लेकिन बहुत रेयर कंडीशन में। लेकिन ये जो ज़्यादा दिखाई देगी, ये कहाँ दिखाई देगी? 66.5 के आसपास या 66.5 के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर तो डेली स्नोफॉल हो रहा है ना, डेली स्नोफॉल हो रहा है, डेली बर्फबारी हो रही है, तो डेली ये कंडीशन अमूमन है, नॉर्मल है। ठीक है, अब आगे डालिए धूमकेतु। धूमकेतु या कॉमेट, COMMET, कॉमेट। ठीक है, धूमकेतु यानी कॉमेट, COMMET, कॉमेट। लिखो धूमकेतु। धूमकेतु आकाश में तैरता हुआ, धूमकेतु आकाश में तैरता हुआ एक बर्फ का गोला होता है। धूमकेतु आकाश में तैरता हुआ एक बर्फ का गोला है। इसे, एक बर्फ का गोला है, इसे कॉस्मिक स्नोबॉल, इसे कॉस्मिक स्नोबॉल, कॉस्मिक मतलब कॉस्मिक पिंड वगैरह है ना, यानी कि आकाशीय पिंड, यानी कि आकाशीय स्नोबॉल, बर्फ की बॉल है ना, कह दिया जाता है। इसे कॉस्मिक स्नोबॉल की संज्ञा दी जाती है। पैराग्राफ करके लिखिए। वास्तव में धूमकेतु
धूलकण, वास्तव में धूमकेतु धूलकण, कॉमा अमोनिया, वास्तव में धूमकेतु धूलकण, कॉमा अमोनिया, कॉमा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आदि से बना हुआ एक खगोलीय पिंड है। धूलकण, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड आदि से बना एक खगोलीय पिंड है जिसकी सतह पर बर्फ जमी होती है। एक आकाशीय, एक खगोलीय पिंड है जिसकी सतह पर बर्फ जमी होती है। ठीक है ना? अब देखो रहता है ऐसे, है ना? इसकी तेल है, तेल पर क्या है? बर्फ एक मोटी परत होती है। तेल पर बर्फ की एक मोटी परत होती है और ये पूरा का पूरा किससे बना है? धूलकण से, है ना? गढ़ से, कार्बन डाइऑक्साइड से, इन सबसे मिलकर बना हुआ है। और ये है सूर्य। अब क्या होगा? ये सूर्य की ओर जा रहा है। ये पूरा का पूरा एक्चुअली में बर्फ से बना है। इसके ऊपर ही बर्फ है भाई, इसके यहाँ पर भी क्या है? बर्फ है। लेकिन जब सूर्य की ओर जा रहा है तो इतना अधिक इसका जो अग्रभाग है इतना अधिक ऊष्मा प्राप्त करेगा कि यहाँ पर जो बर्फ है ये लिक्विड स्टेज में कन्वर्ट होकर सीधे गैसीय स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगी। तो कहा जाता है कि इसका यहाँ पर क्या होगा? ऊर्ध्वपातन होगा। ऊर्ध्वपातन यही तो है ना? जब क्या है, कौन सा ऐसा एक कोई एक पदार्थ है जिसको जो उत्पन्न होता है? कपूर और सोडियम, वो क्या है? वो सीधे सॉलिड स्टेज से कन्वर्ट हो जाते हैं गैसीय स्टेज में। समझ ना? उत्पादन जैसे कपूर जलाती हो ना कपूर को, तो क्या लिक्विड में कन्वर्ट होता है क्या कपूर? नहीं ना, सीधे गैसीय फॉर्म में। तो अब इसका क्या होगा? ऊर्ध्वपातन होगा। तो देखिए जो धूमकेतु है इसके 3 भाग हैं। धूमकेतु के 3 भाग हैं, सर, मध्य भाग, पुच्छ भाग। ठीक है? तो इसको बोल देते हैं हम लोग कॉमा, ठीक है, या फिर सिरा। ये इसका मिडल भाग, मिडल पार्ट, और ये इसका टेल पार्ट। ठीक? जो इसका सिरा है, अग्रभाग है, इसका तो क्या हो रहा है? सीधे ऊर्ध्वपातन हो रहा है ना? और जो गैस है ये चूंकि इसकी दिशा आगे की ओर है ना, तो ऊर्ध्वपातन होकर के गैस कहाँ की ओर उड़ेगी? पीछे की ओर। और इसका जो टेल का भाग है ये चूंकि सूर्य से दूर है इसलिए इस पर क्या जमी हुई है? मोटी परत जमी हुई है बर्फ की। ठीक है ना? तो ऐसा कुछ होता है धूमकेतु। लिखिए धूमकेतु के ये एक चित्र बनाना बना लो और फिर इसके पार्ट्स लिख लो। तीन पार्ट, ओके, कोमा, मिडिल पार्ट और स्लो पार्ट, वो सॉरी टेल पार्ट। से बात करना, 1 2 3, ये हो गया कॉमा, ये हो गया मिडिल पार्ट और ये हो गया टेल पार्ट। टेल पार्ट, यहाँ पर टेल पार्ट के ऊपर ये क्या है? ये स्नो लेयर, स्नो लेयर, बर्फ की परत। टेल में क्या चढ़ी हुई है? बर्फ की परत। इसके 3 पार्ट में देख लिए, कोमा, मिडिल पार्ट यानी मध्यवर्ती भाग और पूंछ, टेल पार्ट। ठीक? लिखे पैराग्राफ चेंज करके देखो, धूमकेतु के अग्रभाग में, धूमकेतु के अग्रभाग में ऊर्ध्वपातन की क्रिया होती है। धूमकेतु के अग्रभाग में ऊर्ध्वपातन, ब्रैकेट में लिखना, ठोस से गैस अवस्था, है ना? धूमकेतु के अग्रभाग में ऊर्ध्वपातन की क्रिया होती है क्योंकि यह भाग सूर्य के सम्मुख होता है। ऊर्ध्वपातन की क्रिया होती है क्योंकि यह भाग सूर्य के सम्मुख होता है
और सूर्य के सम्मुख होने के कारण, क्योंकि यह भाग सूर्य के सम्मुख होता है और सूर्य के सम्मुख होने के कारण यहाँ ऊष्मा का ग्रहण, और सूर्य के सम्मुख होने के कारण यहाँ ऊष्मा का ग्रहण अधिक होता है, यहाँ ऊष्मा का ग्रहण अधिक होता है, यहाँ ऊष्मा ग्रहण अधिक होता है और इसका आकार भी अधिक बड़ा होता है, और इसका आकार भी अधिक बड़ा होता है। ठीक है, और इसका आकार भी अधिक बड़ा होता है और अग्र भाग है उसका ऊर्ध्वपातन होता रहता है। तो ऊष्मा सबसे ज़्यादा किसको प्राप्त होगी? अग्रभाग को, इसी वजह से ऊर्ध्वपातन होगा और इसका भाग बड़ा है। ठीक है, पैराग्राफ चित्र करके लिखिए। मध्यवर्ती भाग, मध्यवर्ती भाग लघु आकृति का होता है, मध्यवर्ती भाग लघु आकृति का होता है, और टेल पार्ट, मध्यवर्ती भाग लघु आकृति का होता है और टेल पार्ट लंबी आकृति वाला होता है, और टेल पार्ट लंबी आकृति वाला होता है, तथा टेल पार्ट में बर्फ की एक मोटी परत चढ़ी होती है। ठीक है, तो टेल पार्ट में बर्फ की मोटी परत चढ़ी होती है, टेल पार्ट में बर्फ की मोटी परत चढ़ी होती है। ठीक है, फिर चावल आगे लिखिए। सूर्य के परिक्रमण के दौरान, सूर्य के परिक्रमण के दौरान टेल पार्ट में सूर्य का प्रकाश तो पहुंच रहा होता है, टेल पार्ट में सूर्य का प्रकाश तो पहुंच रहा होता है, परंतु ऊष्मा नहीं पहुंच रही होती, परंतु ऊष्मा नहीं प्राप्त होती, परंतु ऊष्मा नहीं पहुंच रही होती। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। प्रकाश की किरणें, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। प्रकाश की किरणें इससे परावर्तित होकर, प्रकाश की किरणें इससे परावर्तित होकर पृथ्वी से देखी जा सकती हैं। इससे जो परावर्तित प्रकाश की किरणें हैं वो कहाँ से देखी जाएंगे? पृथ्वी से देखी जा सकती हैं, और इसे पुच्छल तारे की संज्ञा भी दी जाती है, और इसे पुच्छल तारे की संज्ञा भी दी जाती है। जिसे हम टूटता हुआ तारा कह दिया करते हैं, मोस्टली ये भी है। और एक तो वो जैसे कभी उल्का पिंड गिरा तो वो जैसे ही अपने वायुमंडल में आया तो जलने लग गया, लेकिन अगर हम यहाँ पृथ्वी से देखें तो हमें भी ऐसे दिखाई देगा। मतलब इसको पुच्छल तारे की संज्ञा नहीं दी जाएगी, संज्ञा उसको मेट्रॉइड को ही दी जाएगी, है ना। ये हमको क्या होगा, दूर से दिखाई देगा, इसकी काफ़ी लंबी सी एक पूंछ दिखाई दिया करती है। ठीक है, ये पुच्छल तारा, इसमें क्या होगा कि जब भी हमें ये ऐसी घटना दिखाई देगी आकाश में, तो उसके लंबी सी पूंछ दिखाई देगी और गैसें पीछे की ओर उड़ रही होंगी। तो कौन सी गैसें हैं? ये ऊर्ध्वपातन हुआ ना, तो ये जो गैसें पीछे की ओर उड़ रही हैं, ये हमको गैसें पीछे की ओर दिखाई देगी और इसकी लंबी सी हमें टेल दिखाई देगी। इसको हम क्या कहते हैं? पुच्छल तारा। ठीक है, वो एक वो टूटता हुआ तारे का करता है। मेट्रॉइड जब हमारे वायुमंडल में प्रवेश करेगा, है ना, तो वो वायुमंडल में आते ही जल जाएगा, और जल जाएगा तो फिर लगेगा जैसे कोई तारा टूट रहा है। ओके, लिखिए, पैराग्राफ चुन करके लिखिए। परिक्रमण पथ के आधार पर धूमकेतु को 3 वर्गों में बांटा जाता है। परिक्रमण पथ के आधार पर धूमकेतु को 3 वर्गों में बांटा जाता है। पहला, शॉर्ट पीरियड कॉमेट, दूसरा लॉन्ग पीरियड कॉमेट, शॉर्ट पीरियड कॉमेट, लॉन्ग पीरियड कॉमेट और वेरी लॉन्ग पीरियड कॉमेट।
शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड, वेरी लॉन्ग पीरियड। अब देखो जैसे सूर्य है ना, और ये धूमकेतु है, ये भी इस तरीके से इसे अपने परिक्रमा, ये भी क्या कर रहा है, इस तरीके से घूम रहा है ना। तो इसमें क्या होगा, कभी कभी धूमकेतु का जो परिक्रमण पथ है वो काफी लंबा होगा किसी किसी धूमकेतु का, तो ये क्या हो जाएगा, काफी जो लंबा होगा वो हो जाएगा वेरी लॉन्ग पीरियड, वेरी लॉन्ग पीरियड कॉमेट। कुछ का जो परिक्रमण पथ है इससे थोड़ा छोटा होगा पर फिर भी काफी लंबा है, इसको क्या कहेंगे, लॉन्ग पीरियड कॉमेट। और किसी का क्या है, इससे भी कम होगा तो शॉर्ट पीरियड कॉमेट। अब एक बात बताओ, जो जितने बड़े परिक्रमण पथ पर घूम रहा होगा उसको उतना ज़्यादा समय लगेगा, तो जो वेरी लॉन्ग पीरियड वाला है, इस धूमकेतु को सूर्य की एक परिक्रमा करने में 200 वर्ष लगते हैं, लगभग 200 वर्ष। ठीक है, जो लॉन्ग पीरियड कॉमेट है इसको सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग 70 से 90 वर्ष लगेंगे। ठीक है, और ये जो शॉर्ट पीरियड वाला है इसको सूर्य की एक परिक्रमा करने में इसको लग जाएगा 5 से लेकर के 7 वर्ष। ठीक, ये है आपका सन। धीरे खत्म हो जाएंगे, जैसे जैसे गर्म होते जाएंगे खत्म होते जाएंगे। ठीक है, लेकिन इस अब जो जैसे जो लॉन्ग पीरियड वाला है, ये क्योंकि सूर्य के काफ़ी दूर से घूम रहा है, ज़्यादा लंबे समय तक चलेगा, और एक लंबा परिक्रमा कर रहा है, 2 साल लग रहा है। ये इससे छोटी परिक्रमा 70 से 90 साल, और ये इससे कम 5 से 7 साल। तो ये इसके घूर्णन परिक्रमण पथ क्या जाते हैं, 3 तरीके के होते हैं। अब ये सम एग्जाम्पल कॉमेट्स, इसके क्या कहते हैं, उच्छल तारे के कुछ उदाहरण, कॉमेट के कुछ उदाहरण। पहला लिखो हेली, कुछ जो वैज्ञानिकों ने इनके नाम रखे, हेली HELI हेली। दूसरा है हेलीपॉप HELIPOP हेलीपॉप। तीसरा है टेम्पल 1 TEMPLE टेम्पल 1 हेली, हेलीपॉप, टेम्पल 1। फॉरबेस FORBES फॉरबेस। हेली, हेलीपॉप, टेम्पल 1 और फॉरबेस FORBES। ठीक है ना, नोट डाल करके लिखे। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर जल की मौजूदगी का पृथ्वी पर जल की मौजूदगी का एक कारक धूमकेतु ही है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर जल की मौजूदगी का एक कारक धूमकेतु भी है, और आज से 4 अरब वर्ष पूर्व धूमकेतु के माध्यम से ही पृथ्वी पर पानी की मौजूदगी हुई। ठीक है, क्लास 1 हम मिलेंगे कल की क्लास में। ठीक, ओके।